कई बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है वो काफी आसान होती है, लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अब नया वर्ष की शुरुआत हो गई है, 2025 आ गया है। तो मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने जा रहा हूं। खास करके अगर आप स्टॉक मार्केट में शुरुआती हैं, बिगिनर्स हैं, और खास करके आपने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है, आप यंग हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो भारत की ग्रोथ के साथ में अलाइन हो, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ में अलाइन हो, और लोगों की जरूरत के अनुसार अलाइन हो आने वाले सालों में। तो उस आधार पर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसे अंत तक देखिएगा, जो आपको मदद करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का निर्माण करने में और अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए मैं इस आइडिया को आपके साथ शेयर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टिंग 2025 एक आइडिया जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इनको किन आधार पर बनाया गया है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस इन्वेस्टमेंट के पिलर्स क्या हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। तो सबसे पहला कंसिडरेशन किया गया है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। आने वाले सालों में जो भारत के ग्रोथ का पोटेंशियल है उसको दिमाग में रखा गया है। नंबर 2 कंसिडरेशन है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं और आगे टेक्नोलॉजी क्या स्वरूप लेगी उसको विचार में रखा गया है। इसके अलावा लोगों की जरूरत, प्रायोरिटीज क्या होंगी, उसको दिमाग में रखा गया है। साथ में दिमाग में रखा गया है कि इंडियन करेंसी कंसिस्टेंटली वीक होती जा रही है यूएस डॉलर के प्रति, तो उसको दिमाग में रखा गया है। और इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में विचार किया जा रहा है जो आसान हो इम्प्लीमेंट करने में, और केवल इम्प्लीमेंट करने में आसान ना हो, इसे ट्रैक करना भी बहुत आसान हो। खास करके अगर आप बिजी प्रोफेशनल्स हैं, वक्त ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, तो आपने इसे साल में 4 बार 5 बार भी ट्रैक किया तो इनफ होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उस आधार को देखते हैं कि इंडिया 2047 में जो प्रोजेक्टेड है कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, वो कौन सी रिपोर्ट है। तो ईवाई की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत की इकोनॉमी या जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर्स की होगी और ये 6 फोल्ड इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों। और पर कैपिटा इनकम जो अभी करीब 26-2700 डॉलर है, वो बढ़ के 15,000 डॉलर होगी। लेकिन एक और भी रिपोर्ट है जो और ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और वो रिपोर्ट है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, जो एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है 1905 से। पहली वाली रिपोर्ट जो हमने चर्चा की वो ईवाई की रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड के टॉप 4 मोस्ट रिस्पेक्टेड अकाउंटिंग फर्म में से आती है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार, जो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है, इंडिया की इकोनॉमी 34.7 ट्रिलियन डॉलर की होगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ के 21,000 डॉलर्स होने की संभावना है। तो ये बड़ी प्रॉमिसिंग रिपोर्ट है। अगर हम इवन लोअर फिगर 26 मिलियन डॉलर को भी पकड़ते हैं, तो भी यहाँ से 6 गुना इकोनॉमी के साइज के बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले 20-25 सालों के दौरान में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, क्या ये अचीव हो सकता है, क्या ये रियलिस्टिक है। ये डाउट बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो मैं आपको कुछ डेटा शेयर करने जा रहा हूं कि इंडिया की जीडीपी जो ग्रो हुई है 1960 से, तो वो एक का ट्रेंड क्या है। तो उस ट्रेंड को देखने से एक आइडिया लगेगा कि भविष्य में भी वैसा ग्रोथ हो सकता है। तो यहां देखिए 1960 में इंडिया का जीडीपी जो थी वो केवल 37 बिलियन डॉलर थी।
टू बी वेरी प्रिसाइज 37.03 बिलियन डॉलर्स थी, जो बढ़ के 2023 के एंड तक हो गई 3.55 ट्रिलियन डॉलर्स। अभी करीब होगी 3.7 3.8 ट्रिलियन डॉलर की। 2024 का अपडेट आएगा तो उसकी चर्चा भी हम चैनल पे करेंगे। अब दोस्तों, इस डेटा को देखने से ये तो क्लियर हो जाता है भारत 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है या इवन मोर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इंडिया की ये ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने की दिशा में बढ़ चुका है, तो फिर यहाँ पर आप देखिए बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा। बिना बैंकिंग सेक्टर के ये ग्रोथ संभव ही नहीं है। तो बैंक निफ्टी का ईटीएफ हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का ईटीएफ होना चाहिए। अब इंडिया में जो फिन निफ्टी इंडेक्स है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का इंडेक्स, उसमें बैंकिंग स्टॉक्स भी शामिल। तो ऐसा हमें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के ईटीएफ को देखना है जो बिना बैंक के, ताकि बैंक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं हो जाए। तो ये दो ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के तो बहुत सारे ईटीएफ हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे एक तो बैंक 20 है जिसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी भी है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में केवल एक ईटीएफ है मेरी नजर में। अगर आपको कोई दूसरा ईटीएफ मालूम है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का ईटीएफ, जिसमें बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के बाकी सब चीजें वही हैं जो फिन निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो ये एक ईटीएफ हो गया। तो दो ईटीएफ ये हो गए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अहेड। अब आगे अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें जो हैं बिजनेस के ग्रोथ में, टेक स्टॉक्स में, जो टेक स्टॉक्स को आगे ले जा सकती हैं। तो पहला तो है एआई, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा है दोस्तों मेटावर्स, इसकी चर्चा भी हम पहले चैनल में कर चुके हैं। और तीसरा है दोस्तों ग्रीन इकोनॉमी। दुनिया भर में पोल्यूशन को खत्म करने की बात चल रही है, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ देश बढ़ रहा है। तो ये तीन सेक्टर फोकस में रहना बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स एंड ग्रीन इकोनॉमी। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन कौन से ईटीएफ जो हैं वो सूटेबल हो सकते हैं, जो इस दिशा में हमें ग्रोथ दे सकते हैं। तो यहां पर देखें, पहला तो एक तो निफ्टी आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है भारत का, उसका ईटीएफ हो सकता है। दूसरा ईटीएफ जो है नैस्डैक 100 का ईटीएफ हो सकता है, जो भारत में उपलब्ध है। नैस्डैक 100 टॉप 100 टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है यूएसए का। तो इसमें डालने से क्या होगा कि मेटावर्स वगैरह सब कवर हो जाएंगे, एआई कवर हो जाएगा, और इंडिया में आईटी सेक्टर में निवेश करने से इंडियन आईटी सेक्टर, इंडियन एआई इंडस्ट्री सब कुछ कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की। तो ग्रीन इकोनॉमी में एक नया इंडेक्स आया है, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। इनमें उन सेक्टर में फोकस किया जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसके अलावा हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन व्हीकल्स। तो जितनी भी न्यू एज ऑटोमोटिव सेक्टर में इनोवेशंस होंगे उस तरह के स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। तो ये इंडेक्स अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, करीब 5-6 महीना पहले। तो इसके ईटीएफ में हम विचार कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिल्वर का ईटीएफ। अब आप सोच रहे होंगे कमोडिटी के ईटीएफ को मैंने क्यों शामिल किया है। उसका कारण है दोस्तों, अगर ग्रीन इकोनॉमी की तरफ दुनिया बढ़ रही है तो सिल्वर एक केवल प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और इसका कंजम्पशन आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने सिल्वर के ऊपर में वीडियो बनाया था, ऑफ कोर्स हमारे दूसरे चैनल के ऊपर में, उसमें इन सब बातों की चर्चा की गई थी। तो सिल्वर का कंजम्पशन जो है वो सोलर पैनल्स में भी है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में है। तो ये सारी चीजें फ्यूचर जो टेक इनोवेशन होगा उसमें सिल्वर ईटीएफ में एक अच्छा ग्रोथ मिलने की संभावना बन सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, हेल्थ फॉर ऑल। अब ये थीम बहुत ज्यादा रोबस्ट रहने वाली है, हेल्थ फॉर ऑल।
खास करके कोविड के बाद से ये अवेयरनेस बहुत जम के बढ़ी है। तो यहां पर हमें फार्मा सेक्टर का ईटीएफ, और यह आप विचार कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड है। वो म्यूचुअल फंड क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पीएचडी म्यूचुअल फंड। पीएचडी से मतलब उसमें फार्मा स्टॉक्स भी हैं, हेल्थ केयर स्टॉक्स भी हैं, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स भी हैं। तो ये आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। जो मेरे नज़रों में ये एक सेकुलर बुल रन में रहने की संभावना है, और एक डिफेंसिव सेक्टर भी है। तो चाहे इकोनॉमी में रिसेशन आए, लेकिन इसका तो कंजम्पशन होगा। तो ये एक सेक्टर हमारे पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए, चाहे आप निफ्टी फार्मा के ईटीएफ को लें या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक म्यूचुअल फंड है पीएचडी, फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक। अब यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर जो है, भारत की करेंसी कंसिस्टेंटली वीक होती चली जा रही है यूएस डॉलर के प्रति। अगर आप इस चार्ट को देखें तो जनवरी 2014 में यूएसडी आईएनआर था केवल 61.84 पे, और अभी इसने ऑल टाइम हाई बनाया है 85.81। तो आप देखिए पिछले 10 साल के दौरान कितना कमजोर हुआ है भारत का ये करेंसी। तो भारत की करेंसी में ये कमजोरी जो है, ये आगे भी रहने की संभावना है। अगर इस चैनल को देखते हैं तो अपर फाइबर तक जाता है, तो ये 89 के आसपास जा सकता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी चैनल में कि अगला संभावित टारगेट इसका 85.7 हो सकता है। तो ऑलरेडी उसने 85.81 का बना लिया है, और यहां देखिए एक राइजिंग वेज का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये कंसिस्टेंटली वीक होने की संभावना है, इसके चार्ट में आप देख सकते हैं। तो इसका फायदा किस सेक्टर को मिल सकता है? जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन से होंगे? एक तो आईटी सेक्टर होगा और दूसरा फार्मा सेक्टर होगा, और इनके ईटीएफ को हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया और शामिल किया है पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल, ये अनदर थीम है जो रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ देगी। रियल एस्टेट सेक्टर में अगर देखें तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो काफी बड़ी ग्रोथ की दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? राइजिंग मिडिल क्लास, भारत में मिडिल क्लास की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही है। लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, ये ट्रांजिशन चलता आ रहा है, तो ये डिमांड को पुश करेगा। इसके अलावा भारत सरकार का जो पुश है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तभी तो ये हाउसिंग फॉर ऑल अचीव होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ग्रोथ ड्राइवर्स है। इसके अलावा ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप होती है तो अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है। तो ये ग्रोथ काफी बड़ी संभावना बन रही है इस सेक्टर में भी। और इसके अलावा ग्रोइंग डिमांड, खास करके अभी रिसेंट ट्रेंड क्या देखा गया है, इवन लग्जरी सेगमेंट में एंड सुपर लग्जरी सेगमेंट में काफी बड़ा ग्रोथ देखा गया है और डिमांड देखी गई है रियल एस्टेट सेक्टर में। और मार्केट साइज जो है, जैसा अभी हमने बताया, 856 बिलियन डॉलर्स का 2029 तक प्रोजेक्टेड है। तो एक रियल एस्टेट सेक्टर है जिसका हम रियलिटी सेक्टर के ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। अब हमारे पोर्टफोलियो में सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, तो गोल्ड का ईटीएफ आप शामिल कर सकते हैं। तो गोल्ड का ईटीएफ भी अगर आ जाता है तो हमने यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ लिया उस एंगल से कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो आने वाले समय में इकोनॉमिक डिप्रेशन में हमें सपोर्ट करेगा हमारे पोर्टफोलियो को। और सिल्वर ईटीएफ इसीलिए शामिल किया कि वो एक सेफ हेवन के अलावा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जो ग्रीन इकोनॉमी में काफी उसकी डिमांड बढ़ने की संभावना है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हमारे कौन कौन से ईटीएफ निकल के आते हैं 2025 में? बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ, बैंक निफ्टी का, फाइनेंशियल सर्विसेज, खास करके मैंने क्या बोला कि ऐसा फाइनेंशियल सर्विसेज का ईटीएफ जिसमें बैंक शामिल ना हो, जिससे डुप्लीकेशन ना हो। और इसके बाद आईटी सेक्टर, नास्डैक 100 जो टेक स्टॉक को यूएसए के भी कवर कर लेगा, फार्मा सेक्टर, या फिर हम पीएचडी वाले जो मैंने डिस्कस किया म्यूचुअल फंड, उसमें निवेश कर सकते हैं, रियलिटी सेक्टर, और उसके बाद ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव, सिल्वर का ईटीएफ एंड गोल्ड का ईटीएफ।
तो ये टोटल ETF जो बन के निकल के आते हैं। तो आप इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आपके साथ शेयर करूं कि क्या इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया जा सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर रिसर्च करने में, खास करके जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें दिक्कत होती है, तो क्या हम ETF का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और यही कारण था इस आइडिया को मैं आपके साथ इस नव वर्ष में शेयर करना चाहता था। आपको यह आइडिया कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। अगर आपको कोई और डाउट है और इससे रिलेटेड आपको लगता है कोई और वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो आप उसका भी सजेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।